कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बिजली जमीन से ऊपर की ओर उछलती है, जहां पत्थर रेगिस्तान में अपने आप रेंगते हैं और अपने पीछे लंबी गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं। और गहरे समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी आवाज आती है जिसे विज्ञान द्वारा झात कोई भी जीव पैदा नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? बिल्कुल नहीं। यह हमारी और आपकी हकीकत है। आज हम बात करेंगे 30 सबसे अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं की, जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। हमें लगता है कि हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी इसके विपरीत साबित करती है। तैयार हो जाइए, हम दुनिया और विज्ञान के सबसे रहस्यमय कोनों की यात्रा पर निकल रहे हैं, ताकि वह देख सके जो अभी भी इंसानी समझ से परे है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनमें से कुछ घटनाएं आपको दुनिया के बारे में अपनी हर जानकारी पर शक करने को मजबूर कर देंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक पल के लिए सोचें कि विज्ञान कैसे काम करता है। वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इसी पद्धति ने हमें अंतरिक्ष में उड़ने और जीनोम को डिकोड करने में सक्षम बनाया है। लेकिन क्या होता है जब किसी घटना को प्रयोगशाला में दोहराया नहीं जा सकता? जब वह अचानक बिना किसी चेतावनी के होती है और अपने पीछे लगभग कोई निशान नहीं छोड़ती। ऐसे मामलों में विज्ञान एक दीवार से टकरा जाता है। और एक वैज्ञानिक इस स्थिति में सबसे ईमानदारी से जो कह सकता है वह है, मुझे नहीं पता। लेकिन यही मुझे नहीं पता ही प्रगति का इंजन है, जो हमें नए रास्ते खोजने और पुरानी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। जिन घटनाओं के बारे में हम आज बात करेंगे, वे केवल अजीबोगरीब किस्से नहीं हैं। ये मानव बुद्धि के लिए प्रकृति की तरफ से फेंकी गई चुनौतियां हैं। ये वे रहस्य हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम वास्तव में अपने ही घर, ग्रह पृथ्वी के बारे में कितना कम जानते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जो डराती भी है और मोहित भी करती है। इसे बॉल लाइटनिंग या गोलाकार बिजली कहा जाता है। यह एक चमकता हुआ गोला है जो हवा में तैरता रहता है। यह अक्सर तूफान या बिजली कड़कने के दौरान दिखाई देता है, लेकिन कभी-कभी साफ मौसम में भी दिख जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक यह संतरे से लेकर फुटबॉल के आकार तक का हो सकता है, और ये सफेद, पीला, नारंगी या यहां तक कि नीला भी हो सकता है। ये बेतरतीब ढंग से घूमता है, दीवारों और खिड़कियों से गुजर सकता है और फिर या तो चुपचाप गायब हो जाता है या एक भयानक गर्जना के साथ फट जाता है। सदियों तक बॉल लाइटनिंग को केवल एक कल्पना, एक भ्रम या महज कहानी माना जाता था। लेकिन पायलटों, नाविकों और आम लोगों द्वारा दी गई गवाहियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि इन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो गया। 2012 में चीनी वैज्ञानिकों ने गलती से इसका वीडियो बनाने और इसके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने में सफलता हासिल की। लेकिन इसे रहस्य सुलझने की बजाय और बढ़ गया। असल समस्या ये है कि इस घटना के सभी गुणों को समझने के लिए मौजूदा वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में से कोई भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। एक थ्योरी है कि सामान्य बिजली गिरने पर मिट्टी से सिलिकॉन निकलता है जो जलने लगता है। एक और विचार है कि यह अपने ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित प्लाज्मा है। कुछ वैज्ञानिक तो एंटी मैटर या सूक्ष्म ब्लैक होल तक की बात करते हैं। लेकिन हम यह कैसे समझाएंगे कि बॉल लाइटनिंग बिना कोई निशान छोड़े शीशे के पार कैसे निकल जाती है? प्रयोगशाला में बना प्लाज्मा जहां सेकंड के अंश में नष्ट हो जाता है, वहीं यह कई मिनटों तक कैसे बनी रह सकती है? और ये कभी-कभी ऐसे क्यों चलती है जैसे इसमें कोई बुद्धि हो, बाधाओं से बचते हुए? इन सवालों का विज्ञान के पास आज भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हो सकता है कि हम ऊर्जा के एक ऐसे बिल्कुल नए स्वरूप से निपट रहे हों, जिसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत शहर में रहते हैं, लेकिन आपको लगातार एक कम आवृत्ति वाली गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। आपके पड़ोसियों को ये आवाज सुनाई नहीं देती। वैज्ञानिक उपकरण इसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये शोर आपको पागल कर देता है।
यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ लोगों के लिए यह एक कठोर सच्चाई है। इस अजीब घटना को ताओस हम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम न्यू मैक्सिको के ताओस शहर पर पड़ा, जहां इसे पहली बार बड़े पैमाने पर दर्ज किया गया था। लेकिन इस तरह की असामान्य आवाजें दुनिया भर में सुनी गई हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी। इसका वर्णन अक्सर ऐसे किया जाता है, जैसे कोई डीजल इंजन स्टार्ट किए बिना खाली चल रहा हो। यह आवाज केवल बंद कमरों के अंदर और ज्यादातर रात में सुनाई देती है। सबसे अजीब बात यह है कि इसे आबादी का एक बहुत छोटा प्रतिशत ही सुन पाता है, लगभग 2% लोग। इस कारण वैज्ञानिकों ने पहले यह माना कि यह समस्या मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हो सकती है, जैसे कि कान में होने वाला शोर, टिनिटस। लेकिन इस दावे को जल्द ही खारिज कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग एक जगह पर यह हम सुनते हैं, वह दूसरी जगह जाकर इसे सुनना बंद कर देते हैं। हर संभव स्रोत की जांच की गई। बिजली की लाइनें, औद्योगिक इकाइयां, गैस पाइपलाइनें, भूकंपीय गतिविधि, यहां तक कि बहुत कम आवृत्ति वाले सैन्य संचार, लेकिन कुछ भी इस आवाज से मेल नहीं खाया। इस गुड़गुड़ाहट का कोई निश्चित स्रोत नहीं है और इसकी तीव्रता दिन के समय या मौसम पर निर्भर नहीं करती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन लोगों में असाधारण रूप से संवेदनशील सुनने की शक्ति होती है और वह इंफ्रासाउंड को पकड़ लेते हैं, जो हम में से अधिकांश के लिए अस्पष्ट, अश्रव्य है। लेकिन इसका स्रोत आखिर क्या है? क्या यह टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि है, वायुमंडलीय घटनाएं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बहुत बाहर है? ओम, फिलहाल धरती की गुंडगुड़ाहट का रहस्य अनसुलझा है और जो लोग इसे सुनते हैं, उनके लिए यह बिना किसी स्पष्टीकरण या समाधान के एक रोज की यातना है। आप यहां दुनिया का मैप दिखा सकते हैं, जहां ये गुंडगुड़ाहट दर्ज की गई है। साथ ही एनिमेटेड साउंड वेव्स भी दिखा सकते हैं, जो घरों से होकर गुजरती है। आइए हम नॉर्वे की हेस्डालन घाटी का रुख करते हैं। यह जगह एक और रहस्यमय घटना, हेस्डालन लाइट्स, की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुई है। पिछली सदी के 80 के दशक की शुरुआत से यहां अजीबोगरीब भटकती हुई रोशनियां नियमित रूप से देखी जाती है। ये किसी स्पॉटलाइट की तरह तेज या फिर एकदम धुंधली हो सकती है। ये घंटों तक हवा में स्थिर लटकी रह सकती है या फिर भारी रफ्तार से आसमान में उड़ सकती है। इनका रंग सफेद से लेकर पीले और लाल तक बदलता रहता है। कभी ये रोशनी के अकेले गोले होते हैं, तो कभी ये चीजों के पूरे समूह होते हैं, जो तालमेल बिठाकर एक साथ चलते हैं। स्वाभाविक रूप से पहले अंदाजा लगाया गया कि ये विमान मौसम संबंधी गुब्बारे या फिर किसी तरह के गुप्त सैन्य परीक्षण होंगे। लेकिन 1933 से रडार, कैमरों और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से किए जा रहे विस्तृत शोधों ने इस संभावना की पुष्टि नहीं की। ये रोशनियां किसी भी झात उड़ने वाले उपकरण से मेल नहीं खाती। ये अचानक प्रकट हो सकती है और गायब हो सकती है और अपनी आकृति और उड़ान का रास्ता बदल सकती है। एक वैज्ञानिक परिकल्पना यह कहती है कि इस घाटी में एक तरफ जस्ता और तांबे के भंडार है और दूसरी तरफ लोहे के, और बीच से बहने वाली नदी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है, जिससे एक विशाल प्राकृतिक बैटरी बन जाती है। यह बैटरी हवा को आयनित करके प्लाज्मॉइड्स बना सकती है। यह सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन यह सिद्धांत इन रोशनियों के जटिल और ऐसा लगता है कि समझदारी भरे व्यवहार को, उनके एक ही जगह पर ठहरने और हवा के विपरीत दिशा में चलने की क्षमता को नहीं समझा पाता है। एक अन्य सिद्धांत स्कैंडियम युक्त धूल के जलने की बात करता है, लेकिन यह भी सभी पहलुओं की व्याख्या नहीं कर पाता। जब तक वैज्ञानिक सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं, हेस्डालन घाटी एक खुली प्राकृतिक प्रयोगशाला बनी हुई है, जहां कुछ ऐसा देखा जा सकता है जो आधुनिक भौतिकी के दायरे में नहीं आता। इस बात के पुख्ता उदाहरण के तौर पर स्वचालित निगरानी स्टेशनों द्वारा खींची गई हेस्डालन लाइट्स की वास्तविक तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए थाईलैंड में
मेकांग नदी की यात्रा करें। हर साल अक्टूबर के अंत में यहाँ एक अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलता है। पानी से सैकड़ों हजारों लाल रंग के आग के गोले उठते हैं। ये गोले बिना किसी आवाज के 20 से 30 मीटर की ऊंचाई तक हवा में ऊपर उठते हैं और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस घटना को नागा फायर बॉल कहते हैं। उनका मानना है कि बौद्ध उपवास की समाप्ति के उपलक्ष्य में नदी के तल में रहने वाला पौराणिक सर्प नाग इन्हें छोड़ता है। यह नजारा हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिकों ने हमेशा इसका तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि ये आग के गोले मीथेन गैस के जलने का परिणाम है। यह मीथेन गैस नदी के तल में जैविक मलबे के सड्डे से ऊपर उठती है। साल के एक खास समय में जब दबाव और तापमान सही स्थितियां न बनाते हैं, तो गैस के बुलबुले ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपने आप प्रज्वलित हो जाते हैं। यह सिद्धांत सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन इसमें कई गंभीर कमियां हैं। पहला, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मीथेन के स्वतः प्रज्वलित होने के लिए बहुत विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रकृति में इतने बड़े पैमाने पर होना मुश्किल है। दूसरा, मेकांग नदी बहुत बड़ी है और जैविक मलबा हर जगह मौजूद है, तो फिर यह घटना केवल एक ही विशेष स्थान पर और साल के एक ही निश्चित समय पर क्यों होती है? तीसरा, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इन गोलों में कोई गंध नहीं होती और न ही ये धुआं छोड़ते हैं, जो कि जलती हुई मीथेन के लिए अजीब है। कुछ अन्य सिद्धांत भी आए, जैसे कि यह फॉस्फीन गैस हो सकती है, जो वास्तव में स्वतः प्रज्वलित हो सकती है, लेकिन नदी के पानी में इसकी सांद्रता भी नगण्य है। एक षड्यंत्र सिद्धांत यह भी है कि पड़ोसी देश लाओस के सैनिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रेसर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन ये संस्करण भी टिक नहीं पाता, क्योंकि ये घटना ऐसे हथियारों के आने से बहुत पहले से देखी जा रही है। तो फिर ये क्या है? क्या यह कोई अनोखी भू रासायनिक घटना है या कुछ और? नागा के नाग के गोलों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विजुअल्स के लिए आप नागा फायरबॉल उत्सव के मनमोहक फुटेज दिखा सकते हैं, जहां सैकड़ों रोशनियां वो नदी के ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। क्या आपने कभी स्टार जेली के बारे में सुना है? यह एक रहस्यमय सेली जैसा पदार्थ है, जो अक्सर उल्का वर्षा मीटियर शावर के बाद जमीन पर पाया जाता है। यह अर्ध पारदर्शी होता है, बहुत तेजी से वाष्पित हो जाता है और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। 14वीं सदी से ही इसके जिक्र लिखित रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। इसे कई नामों से पुकारा गया है, जैसे कि एस्ट्रल जेली, स्टार स्लाइम या हेवनली जेली, और हमेशा इसके दिखने को आसमान से कुछ गिरने की घटना से जोड़ा गया। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस घटना को लेकर थोड़ा संशय में है। इसके लिए कोई आधिकारिक वैज्ञानिक नाम, ऑफिशियल साइंटिफिक टर्म मौजूद नहीं है। सबसे आम स्पष्टीकरण यही है कि ये कोई अंतरिक्षीय चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह से सांसारिक, अर्थली है। उदाहरण के लिए, यह मेंढकों या टोड्स जैसे उभयचरों, एम्फिबियंस के अंडे हो सकते हैं। जब ये अंडे नमी के संपर्क में आते हैं, तो वे फूलकर जेली जैसी संरचना बन जाते हैं। होता यह है कि पक्षी या शिकारी जानवर मेंढक को तो खा लेते हैं, लेकिन जहरीले या बेस्वाद अंडों को बाहर उगल देते हैं। एक और सिद्धांत है कि यह स्लाइम मोल्ड्स हो सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार की फफूंद है, जो कुछ खास परिस्थितियों में ऐसी चिपचिपी, जेली जैसी संरचना बना सकती है। ये दोनों ही बातें तार्किक लगती हैं, लेकिन ये मुख्य सवाल का जवाब नहीं देती कि लोग यह जेली अक्सर उल्कापिंडों की बारिश के ठीक बाद ही क्यों पाते हैं। क्या यह महज एक संयोग है? हो सकता है। हालांकि जब साल 2013 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में इस जेली के नमूने सैंपल्स विश्लेषण के लिए भेजे गए, तो वैज्ञानिक इसमें किसी भी जात जीव का डीएनए पहचान नहीं पाए। उनका निष्कर्ष था कि यह कुछ अजीब चीज है, लेकिन असल में क्या है,
ये वे बता नहीं सके। ताकि ये तो आखिर यह क्या है? क्या यह किसी परग्रही जीवन, एलियन लाइफ का अवशेष है? कोई ऐसा सांसारिक जीव जिसके बारे में विज्ञान को पता नहीं है? या सिर्फ तेज कल्पना और कई सारे संयोगों का नतीजा? सवाल आज भी खुला है। आप इलस्ट्रेशन के तौर पर कथित स्टार जेली की तस्वीरें दिखाकर उसकी तुलना मेंढक के अंडों और स्लाइम मोल्ड से कर सकते हैं, ताकि दर्शक खुद ही समानताओं और अंतरों को देख सके। आज हम एक बेहद डरावने और विवादास्पद विषय पर बात करेंगे, जिसे स्वैच्छालित मानव दहन, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्टन कहा जाता है। यह एक ऐसी अनुमानित घटना है जिसमें मानव शरीर बिना किसी बाहरी आग के स्रोत के अचानक जल उठता है और पूरी तरह से राख हो जाता है। इसके किस्से कई सदियों से चले आ रहे हैं। इसका आम दृश्य कुछ ऐसा होता है। व्यक्ति अपने घर में पाया जाता है, जिसका शरीर लगभग पूरी तरह से राख बन चुका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास की चीजें, यहां तक कि आसानी से जलने वाली वस्तुएं जैसे अखबार या कपड़े भी सुरक्षित रह जाते हैं। अक्सर शिकार के केवल पैर या शरीर का एक छोटा हिस्सा ही बचता है। वैज्ञानिक समुदाय इसे पूरी तरह से एक मिथक या अफवाह मानता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तथाकथित बत्ती प्रभाव यानी विक इफेक्ट है। इस सिद्धांत के मुताबिक आग का स्रोत हमेशा बाहरी होता है, जैसे सिगरेट, मोमबत्ती या अंगीठी से निकली चिंगारी। ई जब शिकार के कपड़े पिघली हुई चर्बी से भीग जाते हैं, तो यह एक मोमबत्ती की बत्ती, विक की तरह काम करने लगते हैं। यह धीरे धीरे और लंबे समय तक अपेक्षाकृत कम तापमान पर सुलगते रहते हैं। यही कारण है कि शरीर पूरी तरह राख हो जाता है, जबकि कमरा सुरक्षित रहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि जानवरों के शवों पर किए गए प्रयोगों से भी हुई है। लेकिन स्वैच्छालित दहन के समर्थकों के पास अभी भी कुछ सवाल हैं। पहला, हड्डियों को पूरी तरह से जलाने के लिए 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, जैसा कि शवदाह गृह या क्रेमेटोरियम में होता है। बत्ती प्रभाव इतना तापमान पैदा नहीं करता, तो फिर यह कैसे समझा जाए कि अक्सर शिकार की सिर्फ मुट्ठी भर राख ही बचती है? दूसरा, उन मामलों का क्या जिनमें आग का कोई बाहरी स्रोत बिल्कुल नहीं मिलता? और यह भयानक घटना अक्सर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ ही क्यों होती है? हालांकि बत्ती प्रभाव सबसे विश्वसनीय स्पष्टीकरण है, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज कुछ ऐसे विवादास्पद विवरण अभी भी हैं जो इस भयावह विषय को पूरी तरह से खत्म नहीं होने देते। विजुअल्स के लिए निर्देश। इस विषय को दर्शाने के लिए हम बत्ती प्रभाव समझाने वाले स्कीमेटिक चित्र और पुराने जमाने की कलाकृतियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें अचानक आग लगने के मामले दिखाए गए हों। लेकिन हमें किसी भी तरह की डरावनी या असली तस्वीरों से बचना चाहिए। मानव भय की गहराइयों से हम गोता लगाते हैं महासागर के अथाह तल में। साल 1997 में अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने एक रहस्यमय अति निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि को रिकॉर्ड किया। यह ध्वनि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसे 5000 किलोमीटर की दूरी पर फैले सेंसर्स ने एक साथ दर्ज किया था। इस ध्वनि को ब्लूप ब्लूप नाम दिया गया। यह लगभग 1 मिनट तक चली और इसकी विशेषताएं किसी जीवित प्राणी की आवाज से मिलती थी, मगर इसकी गर्जना धरती के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल द्वारा निकाली गई आवाज से कई गुना ज्यादा थी। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान थे। कोई भी जात समुद्री जीव इतनी शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इस घटना ने कई परिकल्पनाओं को जन्म दिया, जिनमें लवक्राफ्ट के कथूलू जैसे विशाल समुद्री राक्षस की सबसे शानदार और काल्पनिक कहानियों से लेकर अधिक वैज्ञानिक संभावनाएं शामिल थीं। शुरुआत में विशेषज्ञों का झुकाव यह मानने की तरफ था कि यह किसी जीव की ही आवाज है। लेकिन किस जीव की? क्या यह कोई विशाल स्क्वीड या व्हेल था जो विज्ञान के लिए अज्ञात है और अथाह गहराइयों में छिपा है? फिर 2005 में एक अधिक सामान्य मगर कहीं ज्यादा संभावित सिद्धांत सामने आया। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ब्लूप असल में आइसबर्ग भूकंप (आइसक्वेक) की आवाज थी,
यानी अंटार्कटिका से अलग होते विशाल ग्लेशियरों के टूटने और दरार पड़ने की ध्वनि। इस तरह की घटना की ध्वनि प्रोफाइल रिकॉर्ड किए गए सिग्नल से बहुत मिलती जुलती है। आज इस संस्करण को ही मुख्य माना जाता है, हालांकि यह 100% सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञ अभी भी संदेह करते हैं कि कोई ग्लेशियर ऐसी विशिष्ट आवृत्ति विशेषताएं फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न कर सकता है जो जैविक संकेत बायोलॉजिकल सिग्नल से ज्यादा मिलती हो। ऐसा ब्लूप का रहस्य इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि हम अपने महासागरों के बारे में कितना कम जानते हैं। भले ही यह महज एक ग्लेशियर था, लेकिन यह तथ्य कि इसकी आवाज को किसी भयानक दानव की गर्जना समझा गया, यह अपने आप में ही पानी के भीतर की दुनिया की शक्ति और रहस्यमय प्रकृति को दर्शाता है। विजुअल्स के लिए महासागर में ध्वनि तरंगों के प्रसार का एनिमेशन और अंटार्कटिका से विशाल हिमखंडों आइसबर्ग के अलग होने के दृश्य दिखाए जा सकते हैं। समुद्र की गहराइयों से निकलकर हम ऑस्ट्रेलिया के आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। वहां कारपेंटेरिया की खाड़ी में आप मौसम विज्ञान की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ घटनाओं में से एक मॉर्निंग ग्लोरी को देख सकते हैं। ये लंबी, नलीदार, ट्यूब जैसी आकृतियों वाले बादल होते हैं। इनकी लंबाई हजारों किलोमीटर तक और ऊंचाई 2 किलोमीटर तक हो सकती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलते हैं और अक्सर एक के बाद एक समूह में दिखाई देते हैं, जो आसमान में उठती विशाल लहरों जैसा दृश्य पैदा करते हैं। खास बात यह है कि आमतौर पर ये जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर ही बनते हैं। ये घटना ग्लाइडर पायलटों के बीच एक प्रतिष्ठित आकर्षण बन गई है, जो इन आकाशीय लहरों की सवारी करने के लिए दुनिया भर से यहां आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये क्या है, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। मॉर्निंग ग्लोरी को एकांत तरंग, सॉलिटरी वेव या सॉलिटॉन कहा जाता है। सॉलिटॉन वह तरंग होती है जो अपना आकार बदले बिना आगे बढ़ती रहती है। हालांकि इसके बनने का तंत्र, मैकेनिज्म अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मुख्य परिकल्पना इसे कारपेंटेरिया की खाड़ी की अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़ती है। केप यॉर्क प्रायद्वीप के दोनों किनारों से आने वाली समुद्री हवाएं टकराती हैं, जिससे वायुमंडल में एक तरंग उत्पन्न होती है। रात में जब हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है, तो ये तरंग इन्वर्जन लेयर में फंस जाती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। यह मॉडल कई पहलुओं को समझाता है, लेकिन सबको नहीं। उदाहरण के लिए, ये दुनिया के अन्य हिस्सों में क्यों दिखाई देती है, जहां ऐसी अनूठी परिस्थितियां नहीं हैं? और इसकी भविष्यवाणी करना इतना मुश्किल क्यों है? कंप्यूटर मॉडलिंग और दशकों के अवलोकन के बावजूद मौसम विज्ञानी अभी भी 100% यकीन से नहीं कह सकते कि अगली ग्लोरी कब और कहां दिखाई देगी। यह खूबसूरत और शानदार घटना हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी का वायुमंडल एक जटिल और गतिशील प्रणाली है, जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है। इसे दर्शाने के लिए मॉर्निंग ग्लोरी के इन विशालकाय बादलनुमा ढेरों के साथ ग्लाइडरों के उड़ान भरने के विहंगम, ब्रेथ टेकिंग वीडियो और तस्वीरें एकदम सही रहेंगी। आइए धरती पर वापस आते हैं और बात करते हैं एक और भी ज्यादा डराने वाली घटना की, भूकंप की रोशनी यानी अर्थक्वेक लाइट्स की। ये वे असामान्य चमकदार घटनाएं हैं जो भूकंप आने से पहले, उसके दौरान या बाद में आसमान में देखी जाती है। इनके विवरण अलग अलग होते हैं। कभी ये बिजली की तरह छोटी तेज चमक के रूप में दिखती है, तो कभी हवा में तैरते हुए चमकते हुए गोले, या फिर ध्रुवीय ज्योति ऑनरोरा जैसी रंगीन लहरों के रूप में। प्राचीन ग्रंथों में भी इनके उल्लेख मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट्स इन्हें केवल मनगढ़ंत कहानियां या फिर बिजली के खंभों के शॉर्ट सर्किट जैसी सामान्य घटनाओं की गलत व्याख्या मानते रहे। हालांकि सीसीटीवी कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग की उपलब्धता के बाद इन घटनाओं की सत्यता को अब नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, जब 2007 में पेरू में और 2009 में इटली के एक्विला में भूकंप आया,
तो आसमान में तेज चमक दिखाई दी थी, जिसे बाकायदा वीडियो में कैद किया गया था। विज्ञान ने अब भूकंप की रोशनी के अस्तित्व को मान लिया है, लेकिन इनकी प्रकृति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस बारे में कई परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि बेसाल्ट जैसी खास तरह की चट्टानों पर जब जबरदस्त दबाव पड़ता है, तो शक्तिशाली बिजली के आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न होते हैं। ये आवेश सतह पर आकर हवा को आयोनाइज करते हैं, जिससे चमक पैदा होती है। दूसरी थ्योरी पृथ्वी की पपड़ी, अर्थ्स क्रस्ट की दरारों से रेडॉन जैसी गैसों के रिसाव की बात करती है, जो हवा के साथ मिलकर चमकने लगती है। दिक्कत यह है कि ये रोशनी हर भूकंप के साथ नहीं दिखती, और न ही इसका चट्टानों के प्रकार या भूकंप की तीव्रता से कोई सीधा संबंध है। अगर वैज्ञानिक इस घटना की कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझ पाए, तो शायद भविष्य में इसका उपयोग आने वाली आपदा के अग्रदूत, प्रिकर्सर के रूप में किया जा सके। लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एक उम्मीद है, और भूकंप की रोशनी आज भी एक भयावह और रहस्यमय संकेत बनी हुई है। आश्विक उदाहरण के तौर पर विभिन्न देशों में भूकंप के दौरान आसमान में हुई वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। क्या आपने कभी हजारों पक्षियों को आसमान में एक ही जीवित जीव की तरह घूमते हुए देखा है? इस अद्भुत घटना को मर्मुरेशन कहा जाता है, और यह आमतौर पर स्टार्लिंग पक्षियों के झुंड में देखने को मिलती है। लाखों की संख्या वाले ये विशाल झुंड हवा में लगातार बदलते रहने वाले, अविश्वसनीय और मनमोहक पैटर्न बनाते हैं। वे कभी एक सघन गोले का रूप लेते हैं, तो कभी लंबी पट्टी में फैल जाते हैं। यह सब इतनी जबरदस्त समकालिकता, सिंक्रोनाइजेशन के साथ होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। यह प्राकृतिक दुनिया के सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारों में से एक है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। बेशक जीव विज्ञानियों के पास कुछ कार्यशील सिद्धांत, वर्किंग थ्योरीज है। मुख्य सिद्धांत यह है कि यह व्यवहार शिकारियों जैसे कि बाज या फाल्कन से बचाव का एक सुरक्षा तंत्र है। यह विशाल अप्रत्याशित रूप से गतिमान पिंड शिकारी को भ्रमित कर देता है, जिससे उसके लिए किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक बड़े समूह में होने से व्यक्तिगत रूप से मारे जाने का जोखिम भी कम हो जाता है। मर्मुरेशन पक्षियों को रात बिताने या भोजन की जगहों के बारे में जानकारी साझा करने और रात को सोने से पहले खुद को गर्म रखने में भी मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे इतनी अविश्वसनीय समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसे प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल हर पक्षी अपने निकटतम पड़ोसियों की गतिविधि पर प्रतिक्रिया देता है, और यह क्रिया पूरे झुंड में एक लहर की तरह फैल जाती है। कंप्यूटर मॉडलिंग से पता चला है कि इन जटिल पैटर्न को बनाने के लिए प्रत्येक पक्षी के लिए केवल अपने 6 या 7 पड़ोसियों पर नजर रखना ही काफी होता है। लेकिन इतनी गति और इतनी सघनता, डेंसिटी के बावजूद वे आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? यह तभी संभव है जब हर पक्षी की प्रतिक्रिया लगभग तुरंत हो। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पक्षियों में कुछ ऐसे अनसुलझे संवेदी तंत्र, सेंसरी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जो उन्हें एक इकाई, यूनिट की तरह काम करने की अनुमति देते हैं। मर्मुरेशन इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत के सरल नियम भी सामूहिक स्तर पर अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। सूर्यास्त के समय स्टार्लिंग पक्षियों के मर्मुरेशन की शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग इस ब्लॉक को दर्शाने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण होगी। अब हम एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो बाइबल के पन्नों से निकली हुई लगती है, यानी खून की बारिश। जरा कल्पना कीजिए, आसमान से साफ पानी के बजाय गहरे लाल या भूरे रंग की बूंदें गिर रही हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। इतिहास में ऐसी बारिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार हुई है, जिससे लोगों के मन में गहरा अंधविश्वास और डर पैदा हुआ। विज्ञान ने बेशक इसका स्पष्टीकरण बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है
कि यह स्पष्टीकरण हर मामले पर लागू नहीं होता। इसका सबसे आम और तार्किक कारण है हवा में मिली हुई अशुद्धियां। तेज हवाएं रेगिस्तानों से लाल रंग की धूल या रेत, जैसे कि सहारा रेगिस्तान से, उठाकर वायुमंडल में ले जा सकती है। यह धूल बारिश के बादलों में मिल जाती है और पानी की बूंदों को रंग देती है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी यूरोप में अक्सर ऐसी खून की बारिश होती रहती है और जांच में हमेशा इनमें अफ्रीका की रेत पाई जाती है। इसके अलावा लाल रंग के सूक्ष्म शैवाल, एल्जी या लाइकेन के बीजाणु, स्पोर्स ही इसका कारण बन सकते हैं। देखने में तो लगता है कि रहस्य सुलझ गया, लेकिन साल 2001 में भारत के केरल राज्य में लगभग 2 महीने तक बहुत ही गहरे लाल रंग की बारिश होती रही। स्थानीय लोगों ने इस पानी को इकट्ठा किया और यह हूबहू खून जैसा दिख रहा था। जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो वे हैरान रह गए। पानी में अजीब से लाल कण मौजूद थे जो जैविक कोशिकाओं, बायोलॉजिकल सेल्स की तरह दिखते थे, लेकिन इनमें डीएनए, टीएनए बिल्कुल नहीं था। ये न तो धूल थे, न ही किसी ज्ञात शैवाल के प्रकार। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये कण 300 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान में भी प्रजनन, रिप्रोड्यूस कर सकते थे। आखिर ये आए कहां से? परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बहुत साहसी थीं। इनमें से एक थी उनका बाहरी अंतरिक्ष से आना, कि जैसे किसी उल्का पिंड के फटने से ये कण वायुमंडल में आ गए हों। और दूसरी थी जीवन के किसी अज्ञात रूप का होना। केरल की इस घटना पर बहस आज भी जारी है। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि जिस घटना का स्पष्टीकरण हमें लगता है कि मिल चुका है, उसके भी कुछ अप्रत्याशित और रहस्यमय पहलू हो सकते हैं। खून के रंग की बारिश की बात से अब हम उन पत्थरों की तरफ चलते हैं जो मानो जिंदा हों। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में एक सूखा हुआ ताल झील है जिसका नाम है रेसट्रैक प्लाया। इसका मिट्टी वाला तल एकदम सपाट और चिकना है और इस तल पर छोटे छोटे पत्थरों से लेकर सैकड़ों किलो वजन के विशाल चट्टानी पत्थर बिखरे हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन पत्थरों के पीछे लंबी स्पष्ट लकीरें खींची हुई हैं। पत्थर हिलते हैं अपने आप, इंसान या जानवरों की मदद के बिना। यह घटना, जिसे सरकने वाले पत्थर, सेलिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, लगभग 100 सालों तक एक रहस्य बनी रही। लोगों ने तरह तरह के सिद्धांत बनाए। कुछ ने तेज हवाओं की बात की, कुछ ने जमीन के खिसकने की, तो कुछ ने चुंबकीय क्षेत्रों को इसका कारण बताया। यहां तक कि एलियंस के बारे में भी काल्पनिक किस्से बनाए गए। समस्या ये थी कि किसी ने भी पत्थर को वास्तव में चलते हुए नहीं देखा था। पत्थर तभी खिसकते थे जब उन पर किसी की नजर नहीं होती थी, आमतौर पर कुछ सालों में एक बार। साल 2014 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस रहस्य को सुलझा लिया। उन्होंने पत्थरों पर जीपीएस सेंसर और कैमरे लगाए। वे यह रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे कि यह हलचल कुछ खास परिस्थितियों के मिलने पर ही होती है। सर्दियों में बारिश के कारण झील के तल पर पानी की एक पतली परत जम जाती है। रात में यह पानी जम जाता है और कांच जैसी पतली बर्फ की परतें बनाता है। दिन में जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलती है और बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। हल्की लेकिन लगातार चलने वाली हवा इन बर्फ के तैरते तख्तों को धकेलना शुरू कर देती है और ये तख्ते बदले में उनमें जमे हुए पत्थरों को धीरे धीरे आगे सरका देते हैं। गति केवल कुछ मीटर प्रति मिनट होती है। सदी इस खोज ने एक बड़ी सनसनी पैदा की। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सिद्धांत सभी मामलों की व्याख्या नहीं करता। उदाहरण के लिए, कुछ निशान ऐसे हैं जो अचानक मुड़ जाते हैं, या ऐसे पत्थरों के निशान हैं जो समानांतर चलते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। बर्फ के इन तख्तों का मॉडल हमेशा इन चीजों को नहीं समझा पाता। इसलिए हो सकता है कि सरकने वाले पत्थरों के पास अभी भी कुछ और रहस्य छिपे हों। इस पूरे सेगमेंट को रेसट्रैक प्लाया की उन शानदार तस्वीरों से सजाया जाएगा जिनमें दरकी हुई मिट्टी पर पत्थरों से बनी लंबी लकीरें दिखाई देती हैं।
हम सब इस बात के आदी हैं कि बिजली आसमान से जमीन पर गिरती है। लेकिन क्या होगा अगर ये सब उल्टा हो? ऐसी बिजली भी मौजूद है जिसे जमीन से उठने वाली बिजली या आरोही बिजली, अपवर्ड लाइटनिंग कहा जाता है। ये वो विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो जमीन पर मौजूद किसी ऊंची वस्तु जैसे कि गगनचुंबी इमारत, टीवी टावर या पवन टरबाइन से शुरू होते हैं और सीधा ऊपर गरज वाले बादल की ओर जाते हैं। ये कोई दृष्टिभ्रम नहीं है। हाई स्पीड कैमरे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करते हैं कि प्रारंभिक विसर्जन, लीडर डिस्चार्ज, जो कि एक पतला धीमी रोशनी वाला चैनल होता है, वास्तव में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। यह घटना सामान्य बिजली की तुलना में काफी दुर्लभ है और विशेष परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती है। आमतौर पर इसके उत्पन्न होने से पहले पास ही कहीं सामान्य बिजली गिरती है, जो उस ऊंचे ढांचे के आसपास के विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को तेजी से बदल देती है और इसी बदलाव से आरोही बिजली शुरू होती है। तो हालांकि इसका मूल तंत्र, मैकेनिज्म तो काफी हद तक समझा जा चुका है, पर कुछ अनसुलझे सवाल अभी बाकी हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि बादल और जमीन पर कौन सी विशिष्ट प्रक्रियाएं इस तंत्र को वास्तव में सक्रिय करती हैं। एक ही तूफान में एक ही टावर से सामान्य बिजली और आरोही बिजली दोनों क्यों गिरती है? कौन से कारक तय करते हैं कि विसर्जन सकारात्मक, पॉजिटिव होगा या नकारात्मक, नेगेटिव? आरोही बिजली अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है क्योंकि ये ऊंचे ढांचों और विमानन, एविएशन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। इस घटना का अध्ययन हमें वायुमंडलीय बिजली के जटिल भौतिक विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और यह दिखाता है कि बिजली कड़कने जैसी एक समझी हुई घटना में भी अभी बहुत से अनदेखे पहलू बचे हुए हैं। चित्रण के लिए आप गगनचुंबी इमारतों के शिखरों से ऊपर की ओर जाती हुई आरोही बिजली के स्लो मोशन वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली नजारा होता है। मॉरिटानिया में सहारा रेगिस्तान के ठीक मध्य में हमारे ग्रह की सबसे रहस्यमय भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक स्थित है, अशात संरचना, जिसे सहारा की आंख के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 40 किलोमीटर व्यास वाली एक विशाल गोलाकार संरचना है जो अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें अवसादी और ज्वालामुखीय चट्टानों के संकेंद्रित फ्लय है जो एक विशाल लक्ष्य, टारगेट या किसी आंख की तरह दिखते हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि यह किसी विशाल उल्कापिंड के टकराने से बना एक प्रभाव क्रेटर, इम्पैक्ट क्रेटर है। हालांकि यह धारणा बाद में गलत साबित हुई। विस्तृत शोध में टकराव के कोई संकेत नहीं मिले, जैसे कि विशिष्ट खनिज या अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव में चट्टानों के पिघलने के निशान। इसके बाद एक और सिद्धांत सामने आया जो आज मुख्य माना जाता है। इसके अनुसार सहारा की आंख एक गुंबद, डोम या अपनति है जिसका निर्माण लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की गहराइयों से ऊपर उठा, लेकिन सतह को तोड़कर बाहर नहीं आया। इसके बजाय इसने ऊपर की चट्टान परतों को ऊपर उठा दिया, जिससे एक विशाल बुलबुला बन गया। फिर लाखों वर्षों तक अपर्दन यानी हवा और पानी ने धीरे धीरे इस गुंबद के ऊपरी हिस्से को काट दिया और इसकी आंतरिक गोलाकार संरचना को उजागर कर दिया। यह सिद्धांत वस्तु के आकार को अच्छी तरह समझाता है, लेकिन इसमें भी कुछ लेकिन है। पहला, इतनी आदर्श गोलाकार आकृति और वलयों की अद्भुत समरूपता ऐसी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए बेहद दुर्लभ है। दूसरा, अब तक वह सटीक तंत्र पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके कारण इतनी जटिल और सुव्यवस्थित संरचना का निर्माण हुआ। सहारा की आंख आज भी भूवैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करती है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई इसकी तस्वीरें हमारे ग्रह के सबसे पहचान योग्य दृश्यों में से एक बन गई है। विजुअल निर्देश दर्शकों को इसकी विशालता और आदर्श आकार का अनुमान लगाने के लिए अवसाद संरचना की उपग्रह तस्वीरें अलग अलग पैमानों पर दिखाना आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों पर
जहां मीलों दूर तक सिर्फ मैदान ही मैदान है, वहां इंसान की ऊंचाई जितनी बर्फीली सुइयां खड़ी हों। यह किसी फैंटेसी फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि एक वास्तविक प्राकृतिक घटना है जिसे कलगस्पोरा, कलागास्पोरस या पश्चातापी हिम पेनिटनारिस कहा जाता है। ये आमतौर पर एंडीज के 4000 मीटर से अधिक ऊंचे और सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये नुकीले बर्फीले ढांचे होते हैं जो हमेशा सूरज की दिशा में झुके रहते हैं। इन्हें पश्चातापी हिम पेनिटेंटिज नाम इसलिए मिला क्योंकि ये सफेद चोगे और नुकीली टोपियां पहने भिक्षुओं के समूह या जुलूस जैसे दिखाई देते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया काफी जटिल है और आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। यह सब हिमखंड यानी बर्फ की परत की सतह पर हल्की असमानताओं से शुरू होता है। सूरज की किरणें इन असमानताओं पर अलग अलग कोणों से पड़ती है, जिससे बर्फ का वाष्पीकरण असमान रूप से शुरू हो जाता है। गड्ढों में सूरज की रोशनी कई बार परावर्तित होती है, जिससे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, यानी बर्फ का तरल अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प बन जाना। जबकि उभरे हुए हिस्सों पर जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, वाष्पीकरण धीमा होता है। नतीजतन गड्ढे गहरे होते जाते हैं और उभार ऊंचे और नुकीले होकर बर्फीले शिखर बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदक अपक्षरण डिफरेंशियल एब्लेशन कहा जाता है और यही मुख्य सिद्धांत है। हालांकि यह सिद्धांत यह नहीं समझाता कि कलगस्पोरा केवल विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में ही क्यों बनते हैं, जैसे कम नमी, शून्य से नीचे का तापमान और तेज सौर विकिरण। इसके आकार को गढ़ने में हवा की भूमिका भी अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक इस घटना का सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा जैसी अन्य ग्रहों पर भी इसी तरह की संरचनाएं मौजूद हो सकती है। इसलिए ये धरती के पश्चातापी भिक्षु हमें दूर के बर्फीले ग्रहों के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों की पृष्ठभूमि में ऐसी अजीबो-गरीब बर्फीली आकृतियों से भरे मैदानों की तस्वीरें कितनी शानदार दिखेंगी। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बादल ऐसे हैं जो रात में भी चमकते हैं। नहीं, ये शहर की रोशनी का धोखा नहीं है और न ही ये ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति है। इन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स या हिंदी में चांदी जैसे चमकने वाले बादल कहा जाता है। ये हमारे वायुमंडल के सबसे ऊंचे बादल हैं। ये मेसोस्फीयर में 75 से 80 किलोमीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर बनते हैं, जो सामान्य वर्षा वाले या सीरस बादलों से कहीं ज्यादा ऊंचाई है। इन्हें देखने का सबसे सही समय गोधूली वेला यानी शाम या भोर है, जब सूरज जमीन से देखने वाले के लिए क्षितिज के नीचे जा चुका होता है, लेकिन उसकी किरणें अभी भी इन बादलों को ऊपर से रोशन करती रहती हैं। इनकी बनावट बहुत ही महीन और रेशेदार होती है और ये एक अद्भुत सा चांदी जैसा नीला प्रकाश बिखेरते हैं। इन्हें पहली बार साल 1885 में क्राकाटाउ ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के बाद दर्ज किया गया था। शुरुआत में यही माना गया कि इनका दिखना ज्वालामुखी से निकली धूल के कारण है, पर विस्फोट तो कब का खत्म हो गया, लेकिन ये बादल आज भी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में ये बादल और भी ज्यादा चमकीले होते जा रहे हैं। इनकी उपस्थिति की संख्या बढ़ रही है और ये अब निचले अक्षांशों लो लैटिट्यूड्स की तरफ भी खिसकते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। इन बादलों के निर्माण के लिए दो चीजें आवश्यक है: जलवाष्प वाटर वेपर और संघनन केंद्र कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिन पर भाप जम सकती है। इतनी विशाल ऊंचाई पर वायुमंडल अत्यंत विरल यानी कम घनत्व वाला और सूखा होता है। फिर वहां पानी और धूल कहां से आती है? मुख्य सिद्धांत यह है कि उल्कापिंडों मीटियोर्स की धूल संघनन केंद्रों का काम करती है, जबकि जलवाष्प जटिल वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के माध्यम से वहां पहुंचती है। इनकी बढ़ती आवृत्ति और चमक को वैज्ञानिक वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। वायुमंडल में मीथेन गैस का उत्सर्जन ऑक्सीकरण के बाद
ऊपरी परतों में अतिरिक्त जलवाष्प का निर्माण करता है। इस तरह ये सुंदर और रहस्यमय बादल असल में मानव गतिविधियों का एक चेतावनी भरा संकेत हो सकते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एक परिकल्पना हाइपोथेसिस है और इनके बनने और विकसित होने के सटीक तरीकों का अध्ययन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो गोधूली आसमान की पृष्ठभूमि में इन चांदी जैसे बादलों की गति के मनमोहक टाइम लैप्स वीडियो सबसे बेहतरीन उदाहरण होंगे। साल 1908 में साइबेरिया की पोदका में नाया तुंगुस्का नदी के इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। 30 जून की सुबह ताइगा के घने जंगलों के ऊपर एक विशालकाय आग का गोला देखा गया। इसके तुरंत बाद एक भयंकर शक्ति का विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की शक्ति टीएनटी इक्विवेलेंट में 10 से 40 मेगाटन के बीच आंकी जाती है। यह शक्ति दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम की क्षमता के बराबर थी। विस्फोट की शॉक वेव ने पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगाया। 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में लाखों पेड़ धराशायी हो गए। कई रातों तक अटलांटिक से लेकर मध्य साइबेरिया तक एक विशाल क्षेत्र के आसमान में असामान्य चमक यानी अनोखी रोशनी देखी गई। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विस्फोट स्थल पर न तो कोई क्रेटर यानी गड्ढा मिला और न ही किसी उल्कापिंड का मलबा। इसी तथ्य ने तुंगुस्का पहेली को जन्म दिया। मुख्य वैज्ञानिक परिकल्पना जिसे सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है यह है कि यह एक खगोलीय पिंड यानी कोई धूमकेतु का कोर या क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड था जो 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ही पूरी तरह से टूटकर वाष्पित हो गया। क्रेटर और मलबे का न मिलना इसी हवाई विस्फोट के कारण बताया जाता है। हालांकि यह सिद्धांत ज्यादातर तथ्यों की व्याख्या करता है पर सभी की नहीं। उदाहरण के लिए कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि विस्फोट से पहले वह वस्तु हवा में पैंतरेबाजी कर रही थी। इसके अलावा कुछ शोधों में आपदा क्षेत्र की दलदली मिट्टी और पेड़ों की रासायनिक संरचना में विसंगतियां मिली हैं जो उल्कापिंड की परिकल्पना से पूरी तरह मेल नहीं खाती। इस घटना ने कई वैकल्पिक सिद्धांतों को जन्म दिया जिनमें कुछ बेहद ही काल्पनिक हैं, जैसे एलियन शिप का विस्फोट, निकोला टेस्ला द्वारा ऊर्जा के दूर तक संचारण के प्रयोग या पृथ्वी का किसी सूक्ष्म ब्लैक होल या एंटी मैटर के गोले से टकराना। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय मुख्य रूप से उल्कापिंड की परिकल्पना पर कायम है, लेकिन सीधे सबूतों की गैर मौजूदगी यानी तुंगुस्का उल्कापिंड के अवशेष न मिलना संदेह के लिए एक छोटा सा द्वार खोलती है। यही कारण है कि यह घटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। चित्र ग्राफिक्स के लिए सुझाव। दृश्यों के लिए गिरे हुए पेड़ों की पुरानी तस्वीरों, विनाश क्षेत्र के नक्शों और अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रह के हवाई विस्फोट को दर्शाने वाली कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जा सकता है। जापान के तट पर टोयामा प्रांत प्रीफेक्चर में एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। साल के कुछ खास समय, खासकर बसंत ऋतु में, हजारों चमकने वाले स्क्विड, कालमार समुद्र की गहराइयों से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। इन्हें फायरफ्लाई स्क्विड, जुगनू कालमार या वाटासीनिया स्किंटिलन्स कहा जाता है। इनका आकार महज 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है, लेकिन इनमें बायोलुमिनेसेंस जैविक प्रकाश उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनका पूरा शरीर छोटी छोटी प्रकाश उत्सर्जक कोशिकाओं से ढका होता है जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं। ये फोटोफोर्स ठंडी नीली रोशनी छोड़ती है। स्क्विड इस प्रकाश का इस्तेमाल आपस में संवाद करने, शिकार को आकर्षित करने और शिकारियों को चौंकाने के लिए करते हैं, जिससे शानदार रोशनी की चमक पैदा होती है। हर बसंत में इन स्क्विड का विशाल समूह टोयामा खाड़ी की गहराई से प्रजनन, नस्ल बढ़ाने के लिए ऊपर आता है। जब लहरें इन्हें किनारे पर फेंकती हैं, तो तटरेखा एक काल्पनिक तारों से जड़े आकाश जैसी दिखाई देने लगती है। वैज्ञानिक आमतौर पर यह समझते हैं कि बायोलुमिनेसेंस कैसे काम करता है। यह लूसिफेरिन नामक पिगमेंट और लूसिफेरेज नामक एंजाइम से जुड़ी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है।
लेकिन फायरफ्लाई स्क्विड की गुत्थी यहां खत्म नहीं होती। पहला सवाल यह है कि वे इतनी सटीकता के साथ अपनी चमक को कैसे नियंत्रित करते हैं, जिससे वे जटिल प्रकाश संकेत बना पाते हैं। दूसरा, यह बड़े पैमाने का नजारा सिर्फ टोयामा खाड़ी में ही क्यों होता है? असल में इस खाड़ी की बनावट अनोखी है। इसका पानी के नीचे का क्षेत्र एक खास वी आकार का है। यहाँ एक गहरी जड़मरू मध्य कैनियन तट के बहुत करीब आ जाती है और समुद्री धाराएं गहराई में रहने वाले स्क्विड को सीधे किनारे तक ले आती है। लेकिन सवाल यह है कि प्रजनन के लिए वे इतनी भारी संख्या में यहीं क्यों इकट्ठा होते हैं? कौन से संकेत लाखों जीवों को एक साथ अंधेरे से ऊपर आने के लिए मजबूर करते हैं? इन समुद्री जीवों पर शोध जारी है और हर नया विवरण प्रकाश की एक जटिल संचार प्रणाली को उजागर करता है, एक ऐसी भाषा जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। जाहिर है, तोयामा के रात के समुद्र तट की तस्वीरें और वीडियो, जो लाखों नीली रोशनी से चमकता है, इस पूरे अनुभव का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। नामीबिया में नामीब रेगिस्तान के किनारे एक ऐसी पहेली मौजूद है जिसने पर्यावरणविदों और जीव विज्ञानियों को उलझा रखा है। इन्हें परिवृत्त या स्थानीय भाषा में चुड़ैल के घेरे, विचेस सर्कल्स कहते हैं। इन सूखे घास के मैदानों में लाखों की संख्या में गोल धब्बे दिखाई देते हैं। ये 2 से 15 मीटर व्यास डायमीटर के नंगी जमीन के हिस्से होते हैं, जिनके चारों ओर ऊंची घास का एक मजबूत घेरा बना होता है। अगर इन्हें हवाई नजारे से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक विशाल चकत्ता, जायंट रैश फैल गया हो। ये घेरे अचानक दिखाई देते हैं, दशकों तक मौजूद रहते हैं और फिर अचानक ही घास से भरकर गायब हो जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों, लेजेंड्स के अनुसार ये तो देवताओं के पदचिह्न हैं या फिर ऐसी जगह जहां धरती के नीचे रहने वाले किसी ड्रैगन की जहरीली सांसें सारी वनस्पति को खत्म कर देती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन पर मुख्य रूप से 2 प्रतिस्पर्धी सिद्धांत पेश किए हैं। मौसमशास्त्र। पहला सिद्धांत है रेतीले दीमक, सैंड टर्माइट्स का। इस सिद्धांत के मुताबिक इन घेरों को सामोटर्म्स एलोसीरस नामक दीमक की कॉलोनियां बनाती हैं। ये दीमक घेरे के बीच में पौधों की जड़ों को खा जाती है, जिससे वो हिस्सा नंगा हो जाता है। इस खाली जगह के कारण बारिश का पानी रेतीली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक रिस जाता है और घेरे के नीचे जमा होकर एक भूमिगत जलाशय बना लेता है। इस तरह दीमक अपने लिए पानी का स्रोत सुनिश्चित कर लेती है। वहीं घेरे के किनारों पर मौजूद घास को इस जलाशय से अतिरिक्त पोषण मिलता है, जिससे एक घना और हरा भरा घेरा बन जाता है। दूसरा सिद्धांत है पौधों का स्व संगठन, प्लांट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यह सिद्धांत कहता है कि ये घेरे पानी की तीव्र कमी, सिवियर डिफिशियंसी की स्थिति में पौधों के बीच पानी के लिए हुई प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। पौधे इस तरह खुद को व्यवस्थित करते हैं ताकि नमी तक उनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो। ये नंगे हिस्से पानी जमा करने वाले कलेक्टर, संग्राहक के रूप में काम करते हैं, जिसका उपयोग परिधि, पेरिफेरी पर मौजूद मजबूत पौधे करते हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग ने भी दिखाया है कि इस तरह की संरचना अपने आप स्वतः उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय तक इन दोनों सिद्धांतों के समर्थकों के बीच जबरदस्त वैज्ञानिक बहस चलती रही। हर पक्ष अपने प्रमाण पेश करता रहा। हाल के अध्ययनों ने संकेत दिया है कि हो सकता है दोनों ही पक्ष सही हों। दीमक और पौधों का स्वसंगठन दोनों मिलकर इन अद्भुत संरचनाओं को बनाने और बनाए रखने में काम कर सकते हैं। लेकिन उनके बीच सटीक तालमेल क्या है, यह अभी भी शोध का विषय है। यह साबित करता है कि रेगिस्तानी घास के एक छोटे से टुकड़े में भी प्रकृति के सबसे जटिल रहस्य छिपे हो सकते हैं। विजुअल्स में चुड़ैल के घेरों के हवाई नजारे और दोनों सिद्धांतों को दर्शाते रेखा चित्र दिखाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी इंद्रधनुष को देखा है, लेकिन वह अर्धगोलाकार चाप, आर्क के बजाय आसमान में तैरती हुई एक सीधी चमकीली पट्टी के रूप में हो? इस घटना को परिध्रुवीय छाप, सर्कमजेनिथाल आर्क कहा जाता है। ये सबसे चमकदार और खूबसूरत वायुमंडलीय
ऑप्टिकल घटनाओं में से एक है, जिसे अक्सर लोग उलटा इंद्रधनुष इन्वर्टेड रेनबो समझ लेते हैं। लेकिन सामान्य इंद्रधनुष के विपरीत, जो बारिश की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन से बनता है और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, परिध्रुवीय चाप का बारिश से कोई लेना देना नहीं है। ये तब दिखाई देता है जब सूरज की रोशनी बहुत ऊंचाई पर मौजूद पतले सिरस सिरस बादलों में तैरते हुए सपाट षटकोणीय हेक्सागनल बर्फ के क्रिस्टलों से गुजरती है और अपवर्तित होती है। इन क्रिस्टलों का बिल्कुल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से व्यवस्थित होना जरूरी है, मानो ये लाखों छोटी छोटी प्रिज्म हो। इसके लिए सूर्य को क्षितिज होराइजन से बहुत ऊपर नहीं, बल्कि 5 से 35 डिग्री की ऊंचाई पर होना चाहिए। जब प्रकाश क्रिस्टल के ऊपरी क्षैतिज फलक फेस से प्रवेश करता है और साइड के ऊर्ध्वाधर फलक से बाहर निकलता है, तो वह पूरे स्पेक्ट्रम में फैल जाता है। परिध्रुवीय चाप के रंग बहुत साफ और चमकदार होते हैं, जो सामान्य इंद्रधनुष से कहीं अधिक तीव्र होते हैं, और इसमें रंगों का क्रम भी उलटा होता है। लाल रंग नीचे होता है, जबकि बैंगनी वायलेट रंग ऊपर की तरफ होता है। हालांकि इस घटना का भौतिक विज्ञान फिजिक्स अच्छी तरह से समझा गया है, लेकिन अपनी दुर्लभता और इसे उत्पन्न करने वाली विशिष्ट स्थितियों के कारण ये आज भी रहस्यमय बनी हुई है। आखिर कुछ सिरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बेतरतीब ढंग से क्यों तैरते हैं, जबकि कुछ में वे एकदम सही क्रम में क्यों व्यवस्थित हो जाते हैं? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गतिशील प्रक्रियाएं हैं जो उन्हें यह विशेष स्थिति लेने के लिए मजबूर करती हैं? इन सवालों का पूरा जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ऑर्डिनेसो, जब भी आसमान में चेशायर कैट की मुस्कान, चेशायर कैट स्माइल, कही जाने वाली यह अद्भुत घटना दिखती है, तो यह हमें हमारे वायुमंडल के जटिल और आश्चर्यजनक ऑप्टिक्स की याद दिलाती है। इसकी असामान्य आकृति और रंगों की शुद्धता ही इस दुर्लभ घटना को इतना खास बनाती है। ज्वालामुखी अपने आप में ही एक बेहद शक्तिशाली और शानदार घटना होते हैं, लेकिन जब ये फटते हैं, तब एक और भी अद्भुत चीज देखने को मिलती है, ज्वालामुखी बिजली। ये राख और धुएं के विशालकाय स्तंभ में सीधे टकराने वाले शक्तिशाली बिजली के डिस्चार्ज होते हैं, जो ज्वालामुखी के मुख से ऊपर उठते हैं। इस अविश्वसनीय नजारे को अक्सर डर्टी थंडरस्टॉर्म या अशुद्ध गर्जन भी कहा जाता है। लंबे समय तक वैज्ञानिक इस घटना की प्रकृति को समझ नहीं पाए थे। यह साफ था कि इसका संबंध कणों के घर्षण से है, पर असल क्रियाविधि अस्पष्ट थी। आज कई सिद्धांत मौजूद हैं जो शायद एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहला सिद्धांत उन बिजलियों की व्याख्या करता है जो ज्वालामुखी के मुख के ठीक पास गिरती हैं। जब मैग्मा सतह पर आता है, तो वह राख और पत्थरों के छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इन कणों में भारी मात्रा में विद्युत आवेश होता है, और जब वे टकराते हैं, तो ये आवेश अलग हो जाता है, जिससे शक्तिशाली बिजली कड़कती है। दूसरा सिद्धांत उस बिजली को समझाता है जो राख के स्तंभ में काफी ऊपर की ओर बनती है। जैसे ही यह स्तंभ वायुमंडल में ऊपर जाता है, ऊंचाई पर ठंडक के कारण इसमें बर्फ के छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल राख के कणों से टकराकर आवेशित हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सामान्य तूफान वाले बादलों में होता है। यानी ज्वालामुखी का यह स्तंभ खुद एक विशाल तूफानी बादल बन जाता है। हालांकि ये सिद्धांत एक सामान्य तस्वीर पेश करते हैं, पर कई बारीकियां अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, क्यों डर्टी थंडरस्टॉर्म्स की तीव्रता हर विस्फोट में इतनी अलग होती है? कौन से कारक, जैसे मैग्मा की संरचना, राख के कणों का आकार या हवा में नमी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ज्वालामुखी बिजली का अध्ययन केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रुचि का भी विषय है। इनका विश्लेषण करके वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोटों की शक्ति और खतरे का बेहतर अनुमान लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस विषय को दिखाने के लिए राख के स्तंभों में बिजली गिरते हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के शानदार वीडियो और तस्वीरें बिल्कुल उपयुक्त होंगी। अंटार्कटिका में
अथाह सफेद बर्फ के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो किसी ग्लेशियर के शरीर पर घाव की तरह दिखती है। इसे ब्लड फॉल्स या रक्त जलप्रपात कहते हैं। टेलर ग्लेशियर के निचले सिरे से बेहद गहरे खून जैसे लाल रंग का पानी बहता है, जो सफेद बर्फ के साथ एकदम विपरीत दृश्य पैदा करता है। यह नजारा डरावना भी है और बेहद आकर्षक भी। आखिर यह खून आता कहां से है? लंबे समय तक यह एक रहस्य बना रहा। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि लाल रंग पानी में मौजूद लाल शैवाल यानी रेड एल्गी के कारण है, लेकिन यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। जब सच्चाई सामने आई तो वह कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि टेलर ग्लेशियर के नीचे लगभग 400 मीटर की गहराई में एक उपग्लेशियल झील मौजूद है। यह झील पिछले लगभग 2 मिलियन वर्षों से बाहरी दुनिया और सूरज की रोशनी से पूरी तरह कटी हुई है। इस झील का पानी अत्यधिक नमकीन है। यही कारण है कि यह जम नहीं पाता। साथ ही यह पानी लोहे से भरपूर है, जो आसपास की चट्टानों से रिसकर इसमें मिलता रहता है। इस बंद पारिस्थितिकी तंत्र में, जहां पूरी तरह अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी है, कुछ अनोखे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इन्होंने जीने का तरीका खोज लिया है। वे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जगह सल्फेट्स का उपयोग करते हैं और लोहे को विघटित करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब इस उपग्लेशियल झील का पानी ग्लेशियर की दरारों से रिसकर सतह पर आता है, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। लोहा, जो कि ऑक्सीजन रहित वातावरण में घुली हुई अवस्था में था, हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है। यह आयरन हाइड्रोक्साइड के रूप में जमा हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जंग बन जाता है। यही जंग पानी को इतना गाढ़ा लाल रंग देती है। इसलिए ब्लड फॉल्स वास्तव में खून नहीं, बल्कि जंग लगा हुआ पानी है। हालांकि रंग का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन यह उपग्लेशियल झील स्वयं अध्ययन के लिए एक अद्वितीय स्थान बनी हुई है। यह एक तरह का टाइम कैप्सूल है, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अतीत में झांकने और यह समझने में मदद करता है कि जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रह सकता है। यह जानकारी अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजुअल के लिए सफेद ग्लेशियर पर लाल धारा की कॉन्ट्रास्ट तस्वीरें और लोहे के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया समझाने वाला एनिमेशन दिखाया जा सकता है। व्हेल मछली के गाने, जेट इंजन की गड़गड़ाहट और पिंक फ्लॉयड के संगीत में क्या कॉमन है? जवाब है, ये सब ध्रुवीय रोशनी यानी ऑरोरा में सुने जा सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ध्रुवीय रोशनी यानी ऑरोरा आवाजें पैदा कर सकती है। लंबे समय तक वैज्ञानिक इसे सिर्फ उत्तर के देशों की लोक कथाएं या श्रवण मतिभ्रम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मानते थे। कारण स्पष्ट था। ध्रुवीय रोशनी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर लगभग निर्वात वैक्यूम में होती है। इतनी ऊंचाई से आवाज जमीन तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि कई चश्मदीदों ने चमकीली ऑरोरा के दौरान चटकने, क्रैकलिंग, सरसराहट, हिसिंग, धमाकों और यहां तक कि मधुर संगीत जैसी आवाजों को महसूस किया। इन लगातार मिल रहे सबूतों ने शोधकर्ताओं को इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। और आखिरकार साल 2012 में फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने न केवल यह साबित किया कि ये आवाजें असली हैं, बल्कि उन्होंने इनके पैदा होने की जगह का भी पता लगा लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये आवाजें विशाल ऊंचाई पर नहीं, बल्कि जमीन के काफी करीब सिर्फ 70 से 100 मीटर की ऊंचाई पर बनती है। इसे समझाने वाली परिकल्पना, हाइपोथेसिस, कुछ इस तरह है। जब एक तेज भूचुंबकीय तूफान आता है, जो ध्रुवीय रोशनी का कारण बनता है, तो वातावरण में एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है। इसमें ठंडी हवा गर्म हवा की एक परत के नीचे फंस जाती है। सौर हवा, सोलर विंड से लाए गए बिजली के चार्ज इसी परत में जमा होते हैं। जब ऑरोरा में कोई जोरदार उछाल आता है, तो ये चार्ज डिस्चार्ज होने लगते हैं और इसी डिस्चार्ज से वो सुनाई देने वाली आवाजें निकलती है, जो स्टैटिक बिजली की चरमराहट जैसी होती है। यह सिद्धांत चरमराहट और सरसराहट को तो समझाता है,
लेकिन उन जटिल मधुर आवाजों का क्या, जिनका वर्णन कुछ चश्मदीद करते हैं? ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। अब हो सकता है कि इसमें साइकोकॉस्टिक प्रभाव, साइकोकॉस्टिक इफेक्ट्स शामिल हों, जहां हमारा दिमाग सामान्य शोर को संगीत के रूप में समझने लगता है। या फिर यह भी हो सकता है कि हम किसी अनदेखी भौतिक घटना से गुजर रहे हों। वजह चाहे जो भी हो, गाना गाती ध्रुवीय रोशनी का रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। आप इलस्ट्रेशन के लिए ऑरोरा के वीडियो के साथ उसकी संभावित आवाजों की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेनेजुएला के उत्तरी भाग में, ठीक उस जगह जहां कटाटुम्बो नदी माराकैबो झील में समाहित होती है, धरती पर होने वाला सबसे शानदार प्राकृतिक प्रकाश शो दिखाई देता है। इसे कटाटुम्बो बिजली के नाम से जाना जाता है। साल में लगभग 260 रातों तक, लगभग हर रात 10 घंटे की अवधि के लिए आसमान में लगातार तूफान गरज छाया रहता है। 1 घंटे के दौरान यहाँ 280 बार तक बिजली कड़क सकती है। खास बात यह है कि यह तूफान लगभग हमेशा खामोश रहता है, क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर होता है कि बिजली की गरज नीचे जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। ये घटना इतनी स्थिर है कि औपनिवेशिक काल कॉलोनियल टाइम्स में नाविक इसे दिशा निर्देश के लिए प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल करते थे। आखिर इस अनोखी और लगातार बनी रहने वाली तूफानी गतिविधि के पीछे क्या कारण है? इसका कोई सटीक जवाब आज तक नहीं मिला है, परंतु एक प्रमुख परिकल्पना है जो इस क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक और मौसमीय स्थितियों पर जोर देती है। कैरिबियाई सागर से आने वाली गर्म और नमी से भरी व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स, माराकैबो के मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहां उनका सामना एंडीज पहाड़ों से नीचे उतरती ठंडी हवा से होता है। यह ठंडी हवा एक वेज, फन्नी की तरह काम करती है, जो गर्म और नम हवा को जबरदस्ती ऊपर की ओर धकेलती है। ऊपर जाते ही जलवाष्प संघनित हो जाती है और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विशाल तूफानी बादलों का निर्माण करती है। एक और महत्वपूर्ण कारक मीथेन गैस हो सकती है, जो झील के दलदली निचले क्षेत्रों और तेल भंडारों से भारी मात्रा में निकलती है। वातावरण में ऊपर चढ़कर मीथेन हवा की चालकता, कंडक्टिविटी को बढ़ाती है और इस प्रकार शक्तिशाली बिजली के झटकों को उत्पन्न करने में सहायक बनती है। यह सिद्धांत कई चीजों की व्याख्या करता है, पर सभी की नहीं। उदाहरण के लिए, यह तूफान कटाटुम्बो नदी के मुहाने पर ही क्यों केंद्रित होता है, या समय के साथ इसकी तीव्रता क्यों बदलती रहती है। यहां तक कि साल 2010 में यह बिजली कई महीनों के लिए पूरी तरह गायब हो गई थी, जिससे स्थानीय निवासियों में घबराहट फैल गई थी। लेकिन बाद में यह फिर लौट आई। कटाटुम्बो बिजली एक बेहद जटिल प्राकृतिक व्यवस्था है, जहां स्थलाकृति, हवाएं और भू रसायन विज्ञान आपस में घुंथे हुए हैं और हम बस इसकी कार्यप्रणाली को समझना शुरू ही कर रहे हैं। इस अनोखी खामोश आंधी का शानदार टाइम लैप्स वीडियो किसी भी दृश्य प्रस्तुति को और भी रोमांचक बना देता है। महासागरों में कुछ ऐसी जगह हैं जिनसे नाविक हमेशा दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। ये हैं किलर वेव्स, जिन्हें रोग वेव्स यानी भटकने वाली लहरें भी कहते हैं। ये विशालकाय अकेली लहरें होती हैं, जिनकी ऊंचाई उसी समय मौजूद बाकी लहरों की ऊंचाई से दोगुनी से भी ज्यादा होती है। ये अचानक, बिना किसी चेतावनी के, कहीं से भी प्रकट होती है और इनमें जबरदस्त विनाशकारी शक्ति होती है। लंबे समय तक इन्हें सिर्फ समुद्री कहानियां, डरे हुए नाविकों की मनगढ़ंत बातें माना जाता रहा। समुद्री विज्ञानियों का दावा था कि तरंगों के रैखिक सिद्धांत के हिसाब से ऐसे विशालकाय तूफानों का पैदा होना सांख्यिकीय रूप से लगभग नामुमकिन है। लेकिन 1985 में उत्तरी सागर में स्थित ड्रॉपनर नामक तेल प्लेटफॉर्म पर एक लेजर रेंज फाइंडर ने 26 मीटर ऊंची एक लहर रिकॉर्ड की, जबकि बाकी लहरें 12 मीटर से ज्यादा नहीं थीं। ये इनके अस्तित्व का एक अकाट्य प्रमाण बन गया। तब से इन रोग वेव्स का गहन अध्ययन शुरू हो गया है, मगर इनकी प्रकृति आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये भूकंप से आने वाली सुनामी नहीं है, बल्कि ये खुले महासागर में ही जन्म लेती है।
मुख्य सिद्धांत ये बताता है कि ये इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जहां कई सामान्य लहरें एक ही बिंदु पर आकर अपनी ऊर्जा को मिला देती हैं। लेकिन ऐसे राक्षसों को जन्म देने के लिए केवल साधारण ऊर्जा का योग ही काफी नहीं है। ज्यादा जटिल अरैखिक नॉन लीनियर मॉडल सुझाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि लहरें एक दूसरे की ऊर्जा चुरा सकती हैं और उसे एक विशाल लहर में केंद्रित कर सकती है। साथ ही तेज समुद्री धाराएं, जो हवा से चलने वाली लहरों के विपरीत बहती है, वो भी इनके निर्माण में मदद करती है, जिससे लहरें छोटी और अधिक ऊंची हो जाती हैं। मॉडलिंग में इतनी प्रगति के बावजूद भी ये भविष्यवाणी करना आज भी असंभव है कि अगली किलर वेव कहां और कब दिखाई देगी। ये जहाजरानी के लिए सबसे गंभीर और अप्रत्याशित खतरों में से एक बनी हुई है, एखमी है। और अब यह माना जाता है कि रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए कई जहाजों के डूबने के पीछे इन्हीं लहरों का हाथ रहा होगा। चित्रण के लिए किलर वेव बनने की कंप्यूटर मॉडल और जहाजों से लिए गए दुर्लभ वास्तविक फुटेज का उपयोग किया जा सकता है। हमारे सौर मंडल में क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलती हो? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह असंभव है। हालांकि खगोलविदों ने एक ऐसी घटना देखी है जो पहली नजर में इस मूलभूत नियम को तोड़ती नजर आती है। इन्हें सुपरलुमिनल जेट कहा जाता है। जेट प्लाज्मा की पतली धाराएं हैं जो सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्र से निकलती है। माना जाता है कि इन केंद्रों में अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। ये धाराएं लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती हैं। इन जेटों में पदार्थ के छोटे छोटे गुच्छों का निरीक्षण करते समय खगोलविदों ने एक चौंकाने वाली बात देखी। कुछ मामलों में ये गुच्छे प्रकाश की गति से कई गुना तेज चलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या आइंस्टीन गलत थे? दरअसल यह एक जटिल दृष्टिभ्रम है। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि यह जेट लगभग सीधे हमारी ओर यानी पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है और इसमें मौजूद पदार्थ लगभग प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा होता है। कल्पना कीजिए कि प्लाज्मा का एक गुच्छा हमारी ओर आ रहा है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब तक यह शुरुआती प्रकाश हम तक पहुंचता है, तब तक वह गुच्छा खुद भी बहुत लंबी दूरी तय कर चुका होता है, लगभग अपने ही प्रकाश को पकड़ते हुए। नतीजतन गुच्छे की बाद की स्थिति से निकला प्रकाश उसकी पिछली स्थिति से निकले प्रकाश के लगभग साथ ही हम तक पहुंचता है। हमारे लिए, पृथ्वी पर बैठे निरीक्षकों के लिए ऐसा लगता है कि गुच्छे ने बहुत कम समय में एक बड़ी अनुप्रस्थ दूरी तय कर ली है और यही अतिप्रकाशीय गति का भ्रम पैदा करता है। इस मॉडल को रिलेटिविस्टिक डॉपलर एम्प्लीफिकेशन मॉडल कहा जाता है और यह भ्रम की व्याख्या अच्छी तरह से करता है। लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। ब्लैक होल के पास पदार्थ को इतनी अविश्वसनीय गति से तेज करने का सटीक तंत्र क्या है? ये जेट लाखों प्रकाश वर्ष तक इतने संकीर्ण और केंद्रित कैसे रहते हैं? सुपरलुमिनल जेट भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वे इनका चरम प्रदर्शन है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप एक एनिमेशन के माध्यम से अतिप्रकाशीय गति के इस दृष्टिभ्रम को समझ सकते हैं और रेडियो दूरबीनों द्वारा लिए गए विशाल जेटों वाली आकाशगंगाओं की वास्तविक तस्वीरें भी देख सकते हैं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के बाहरी हिस्सों में खगोलविदों ने एक हैरान करने वाली खोज की है। गैलेक्सी के बाहरी क्षेत्र के तारे भी केंद्र के करीब स्थित तारों की गति से ही परिक्रमा कर रहे हैं। यह बात न्यूटन की आकाशीय यांत्रिकी सेलेस्टियल मैकेनिक्स के नियमों के पूरी तरह विपरीत है। इन नियमों के अनुसार किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से जितनी अधिक दूरी होगी, उसकी घूमने की गति उतनी ही धीमी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा मरकरी बुध की तुलना में कहीं धीमी गति से करता है। यदि गैलेक्सी में केवल दृश्य पदार्थ विजिबल मैटर यानी तारे, गैस और धूल ही होते, तो बाहरी तारों को बहुत पहले ही गैलेक्सी छोड़कर अंतर गैलेक्सीय अंतरिक्ष इंटरगैलेक्टिक स्पेस
में चले जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। मिंचमेरस इसे समझने के लिए खगोल भौतिकविदों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को यह मानना पड़ा कि गैलेक्सी में एक बड़ी मात्रा में अदृश्य द्रव्यमान, इनविजिबल मैस, मौजूद है, जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, उत्पन्न करता है और तारों को उनकी कक्षाओं में रोके रखता है। इस काल्पनिक पदार्थ को डार्क मैटर नाम दिया गया। माना जाता है कि यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स की कुल द्रव्यमान ऊर्जा, मैस एनर्जी का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि सामान्य यानी दिखाई देने वाला पदार्थ, विजिबल मैटर, केवल लगभग 5% ही है। समस्या यह है कि डार्क मैटर क्या है, यह कोई नहीं जानता। यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है और न ही परावर्तित करता है। यह हमारे संसार के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के माध्यम से ही प्रतिक्रिया करता है। डार्क मैटर कणों के लिए कई उम्मीदवार प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि काल्पनिक WIMPs, विम्प्स और एक्सियंस। एक्सियंस से लेकर प्राथमिक ब्लैक होल तक दुनिया भर में विशालकाय भूमिगत डिटेक्टर बनाए जा रहे हैं, ताकि कम से कम एक कण को पकड़ा जा सके, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी मौजूद है, जिसके अनुसार डार्क मैटर जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि समस्या गुरुत्वाकर्षण के नियमों में है, जिन्हें बड़े पैमानों पर संशोधित, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। हालांकि यह सिद्धांत कम लोकप्रिय है। गैलेक्सियों की असामान्य घूमने की गति और डार्क मैटर का अस्तित्व आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आप इसे दर्शाने के लिए गैलेक्सी के घूमने की गति का ग्राफ, यानी अपेक्षित गति बनाम अवलोकन की गई गति, और डार्क मैटर के अदृश्य हेलो से घिरी गैलेक्सी का 3D मॉडल दिखा सकते हैं। साल 1977 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जेरी एईमैन बिग ईयर नाम के रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसने आज तक भी परग्रही जीवन की खोज करने वालों के उत्साह को बनाए रखा है। उन्हें एक बेहद मजबूत और संकीर्ण बैंड, नैरो बैंड का रेडियो सिग्नल मिला, जो ठीक 72 सेकंड तक चला था। यह सिग्नल धनु राशि सेजिटारियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आया था। इसकी विशेषताएं, जैसे संकीर्ण फ्रीक्वेंसी रेंज और उच्च तीव्रता, किसी भी जात प्राकृतिक शोर के स्रोत से बिल्कुल अलग थीं। एईमैन इतने हैरान हुए कि उन्होंने डेटा की प्रिंटआउट पर लाल पेन से गोला बनाकर उसके बगल में वाओ लिख दिया। इसी नाम से यह सिग्नल इतिहास में दर्ज हो गया। यह क्या था? यह परग्रही सभ्यता से आए एक कृत्रिम सिग्नल का सबसे सही दावेदार, आइडियल कैंडिडेट था। यह 1420 मेगाहर्ट्ज 14 जब्ती मैगहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था, जो न्यूट्रल हाइड्रोजन के उत्सर्जन की फ्रीक्वेंसी है, और यह ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कोई बुद्धिमान सभ्यता सिग्नल भेजना चाहेगी, तो वे निश्चित रूप से इसी ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को चुनेंगे। वाओ! सिग्नल की सबसे बड़ी पहेली यह है कि वह दोबारा कभी नहीं दोहराया गया। खगोलविदों ने बार-बार टेलीस्कोप को आसमान के उसी हिस्से पर लक्षित किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे कई सिद्धांत सामने आए। संदेहवादी मानते हैं कि यह कोई दुर्लभ प्राकृतिक घटना हो सकती है, जैसे किसी दूर के पल्सर की टिमटिमाहट, या फिर अंतरिक्ष के कचरे से धरती के ही रेडियो सिग्नल का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। साल 2017 में एक नया सिद्धांत आया। इसके अनुसार सिग्नल का स्रोत एक गैस का बादल हो सकता था, जो उस समय टेलीस्कोप के दायरे से गुजर रहे एक धूमकेतु, कॉमेट को घेरे हुए था। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना की गई, क्योंकि धूमकेतु इतनी तीव्रता के साथ इन फ्रीक्वेंसी पर उत्सर्जन नहीं करते हैं। परग्रही बुद्धिमत्ता के समर्थक अनुमान लगाते हैं कि यह किसी एलियन लाइट हाउस से आया एक शक्तिशाली, लक्षित सिग्नल हो सकता है, और टेलीस्कोप उसे पकड़ने के लिए बस सही समय पर सही जगह पर मौजूद था। वाओ! सिग्नल इतिहास में सबसे मजबूत
कृत्रिम परग्रही सिग्नल का दावेदार बना हुआ है, और ये इस बात की एक ज्वलंत याद दिलाता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसकी व्याख्या उस प्रसिद्ध प्रिंटआउट से की जा सकती है जिस पर वॉव लिखा है, और रेडियो टेलीस्कोप के काम करने के एनिमेशन से भी। मृत्यु के समय हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस का क्या होता है? यह सवाल सदियों से मानव जाति को परेशान करता रहा है। भले ही विज्ञान आज भी इसका अंतिम जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन वह एक ऐसी घटना का अध्ययन कर रहा है जो इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकती है, और वह है मृत्यु के निकट का अनुभव, या एनडीई। यह उन लोगों के अनुभव है जिन्हें क्लिनिकल डेथ की स्थिति से गुजरने के बाद पुनर्जीवित किया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि उनकी कहानियां संस्कृति, धर्म या उम्र की परवाह किए बिना एक जैसी होती है। कई लोग अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव बताते हैं। वे खुद को एक दर्शक के रूप में देखते हैं, डॉक्टरों को काम करते हुए देखते हैं। इसके बाद एक अंधेरी सुरंग में से गुजरने का वर्णन आता है, जिसके अंत में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। उन्हें गहरी शांति, प्रेम और स्वीकृति का अनुभव होता है। वे गुजर चुके रिश्तेदारों या चमकदार दिव्य प्राणियों से मिलते हैं, और फिर अक्सर अपनी मर्जी के खिलाफ अपने शरीर में वापस लौट आते हैं। विज्ञान इन अनुभवों की व्याख्या कैसे करता है? इसके लिए कई शारीरिक परिकल्पनाएं, फिजियोलॉजिकल हाइपोथेसिस मौजूद हैं। एक सिद्धांत इसे हाइपोक्सिया यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से जोड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जिसमें सुरंग दृष्टि, टनेल विजन भी शामिल है। एक अन्य सिद्धांत मस्तिष्क में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटरों के स्राव की बात करता है, जो परमानंद, यूफोरिया और शांति की भावना पैदा करते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह मस्तिष्क के कुछ हिस्सों, जैसे कि टेम्पोरल लोब, शंख पाले की गतिविधि से जुड़ा है। हालांकि ये सभी सिद्धांत एनडीई के केवल कुछ पहलुओं को समझा पाते हैं, पूरी तरह से नहीं। इन्हें उन मामलों की व्याख्या करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है जहां लोगों ने क्लिनिकल डेथ की स्थिति में रहते हुए, जब मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर में हुई घटनाओं, डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों और उनकी बातचीत का विस्तार से वर्णन किया। सत्यापित जानकारी वाले शरीर से बाहर के ये अनुभव, वेरीफाइड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक स्पष्टीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। तो क्या मृत्यु के निकट का अनुभव, एनडीई, महज एक जटिल मतिभ्रम है, हमारे बुझते हुए मस्तिष्क की आखिरी आतिशबाजी, या क्या यह वास्तव में हमारी भौतिक वास्तविकता से परे एक क्षणिक झलक है? विज्ञान अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है। हमारी सूची का 30वां और अंतिम रहस्य शायद सभी रहस्यों में सबसे मौलिक, फंडामेंटल है, और वह है जीवन, लाइफ खुद। 4 अरब साल पहले एक युवा निर्जीव पृथ्वी पर पानी, मीथेन, अमोनिया जैसे अकार्बनिक इनऑर्गेनिक रसायनों से पहली जीवित कोशिका, लिविंग सेल, कैसे उत्पन्न हुई? इस प्रक्रिया को एबायोजेनेसिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके कुछ चरणों को समझने में प्रगति की है। सन 1922 के प्रसिद्ध मिलर-यूरे प्रयोग, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट, ने दिखाया था कि बिजली, लाइटिंग का अनुकरण करने वाले विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के प्रभाव में साधारण अणुओं से अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली बन सकते हैं। बाद में यह भी साबित हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड है, भी बन सकते हैं। आरएनए वर्ल्ड की परिकल्पना, हाइपोथेसिस मौजूद है, जिसके अनुसार जीवन का पहला रूप डीएनए वाली जटिल कोशिका नहीं, बल्कि एक साधारण आरएनए अणु था। यह आरएनए आनुवंशिक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संग्रहित, स्टोर भी कर सकता था, और रासायनिक प्रतिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित, कैटलाइज भी कर सकता था। लेकिन हमारे ज्ञान में सबसे बड़ी कमी जटिल कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वास्तविक जीवन में परिवर्तन की है। ये निर्माण खंड
पहली स्व प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रणाली में कैसे जमा हुए? आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड कैसे विकसित हुआ? पहली कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी, जिसने कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग किया? यह जटिलता में एक बहुत बड़ी छलांग है जिसे हम अभी तक प्रयोगशाला लेबोरेटरी में न तो समझा पाए हैं और न ही दोहरा पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन डार्विन के सुझाए अनुसार किसी गर्म तालाब वार्म पॉन्ड में नहीं बल्कि चरम परिस्थितियों एक्सट्रीम कंडीशंस में उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए समुद्र के नीचे के हाइड्रोथर्मल वेंट्स या ब्लैक स्मोकर्स के पास जहां ऊर्जा और रसायनों की प्रचुरता होती है। पैंसपर्मिया की भी एक परिकल्पना है जिसके अनुसार जीवन उल्कापिंडों मीटियोराइट्स के माध्यम से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया गया था। लेकिन यह सिर्फ कैसे वाले सवाल को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। जीवन की उत्पत्ति का रहस्य महज एक वैज्ञानिक समस्या साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है। यह ब्रह्मांड यूनिवर्स में हमारे अपने स्थान के बारे में सवाल है। क्या यह महज एक संयोग था, परिस्थितियों का एक अद्वितीय मेल, या फिर जीवन पदार्थ के विकास का एक अनिवार्य चरण है जो हर जगह उत्पन्न होना चाहिए जहां उपयुक्त परिस्थितियां हैं? इसका उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। अभी तो भी इस बिंदु पर रासायनिक विकास के चरणों को दर्शाने वाला एक एनिमेशन दिखाया जा सकता है, साधारण अणुओं से लेकर एक काल्पनिक प्रोटोकोशिका तक। तो दोस्तों, हमने मिलकर अपनी दुनिया और ब्रह्मांड के 30 सबसे रहस्यमय और अद्भुत कोनों की यात्रा पूरी की। जीवित प्राणियों जैसा व्यवहार करने वाली गोल बिजली, बॉल लाइटनिंग से लेकर अंतरिक्ष के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले रहस्यमय डार्क मैटर तक, डेथ वैली के अपने आप खिसकने वाले पत्थरों सेलिंग स्टोन्स से लेकर कुछ लोगों को बेचैन कर देने वाली रहस्यमय गूंज हम तक, हमने देखा कि हमारा ग्रह और यह पूरा ब्रह्मांड ऐसे रहस्यों से भरा है जिन्होंने मानवता के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया है। और सच कहूं तो यही बात इसे अद्भुत बनाती है, क्योंकि हर अनसुलझा रहस्य विज्ञान की कमजोरी नहीं बल्कि इसके भविष्य की प्रगति का आधार है। यह उन अविश्वसनीय खोजों का वादा है जो शायद वास्तविकता के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगे। दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी कभी कभी हमें लगती है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल, आश्चर्यजनक और बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपको हैरान किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अनजानी दुनिया की हमारी अगली यात्राओं को मिस न कर दें। अब आपके लिए एक सवाल है, इन 30 घटनाओं में से किस घटना ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? और क्या कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसी चीज हुई है जिसे समझाया ना जा सके? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हमें इसे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं।